नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिणी हरियाणा के अंदर एक कद्दावर नेता हुए हैं राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह नेता हुए हैं कि बजाय अगर मैं ये कहूं कि नेता हुए थे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत की जो पॉलिटिक्स है और राव इंद्रजीत का जो कद है वो निपटा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो उनको निपटाया गया, हालांकि राजनीतिक रूप से, मेरा तात्पर्य राजनीतिक रूप से उनको निपटा दिया गया, और आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत का राजनीति के अंदर कोई कैरियर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, ये आप मेरे इस वीडियो में, मेरे इस विचारों में आप समझ जाएंगे। राजनीति दोस्तों कुछ निश्चित नियमों के ऊपर है, चलती है, और उसमें सबसे पहला जो नियम है वो है डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। और जो दूसरा नियम है वो ये है कि जो भी सत्ता के समानांतर शक्ति होती है उसको किक आउट करना। जब तक आप सत्ता के समानांतर शक्ति को किक आउट नहीं करेंगे तब तक खुद का वजूद नहीं बनेगा। और ये जो किक आउट करने की या डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी, ये आज से नहीं है, न ये सालों से है, न ये सदियों से है, बल्कि युगों से है। अगर मैं इस युगों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर सतयुग से शुरू करते हैं तो सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को उसकी सत्ता से और उसकी ताकत से, उसकी सत्यवादी विचारधारा से अगर किसी ने किक आउट किया था तो वो इंद्र ने किया था, देवराज इंद्र ने किया था। अगर उस सतयुग के बाद अगर हम आते हैं त्रेता में, तो त्रेता में भगवान राम को जो किक आउट करने वाली थी वो उनकी सौतेली माँ थी। उन्होंने भरत के लिए राम को जो 14 वर्ष का वनवास दिलवाया था, ताकि उनको किक आउट करके अपने लड़के को जो है ना वो राजगद्दी दिलवाई जा सके। और फिर जब भगवान राम थे जो वनवास के अंदर थे, तो उन्होंने बाली और जो सुग्रीव थे उनको उनके अंदर डिवाइडेशन की और उसको अलग अलग किया, और बाली को किक आउट करके और सुग्रीव को उन्होंने राजा बनाया। और इसी तरह लंका के अंदर भी उन्होंने रावण को और विभीषण को आपस में डिवाइड करवाकर विभीषण को अपनी तरफ मिलाया। और अगर बात करें हम दोस्तों द्वापर युग की, तो द्वापर युग में भी कौरवों ने पांडवों के साथ जो किया वो महाभारत में उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अगर उसके बाद की हम चर्चा करें, यानी कलयुग की अगर चर्चा करें, तो कलयुग के अंदर आपने देखा होगा दोस्तों कि मुगलों का जो इतिहास है वो इतिहास भरा पड़ा है। उससे भरा पड़ा है कि उन्होंने कैसे सत्ता हासिल करने के लिए आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़वाया, हिंदुओं को खत्म किया, और अपने भाइयों को, अपने पिताओं को, अपनी बहनों को कैसे उन्होंने मार के ने, काट के ने अलग अपनी सत्ता हासिल की। क्यों? क्योंकि उस टाइम राजशाही हुआ करती, डेमोक्रेसी हुआ नहीं करती, तो इसलिए रूल रेगुलेशन हुआ नहीं करते, सजा कोई हुआ नहीं करती, तो उन्होंने तलवार के बल पर राज हासिल किए, समानांतर सत्ता को मार के ने, उनको बाहर करके ने। अब अगर हम बात करें दोस्तों वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में भी ये आज से नहीं है कि भाई ये आज ही शुरू किया होगा और बीजेपी ने जो है राव इंद्रजीत को किक आउट किया होगा। अगर हम देश की स्वतंत्रता के टाइम की बात करें तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने, आपको इतिहास पढ़ के देखना, सुभाष चंद्र बोस को किक आउट किया था। फिर उनको अलग से अपनी वो बनानी पड़ी थी, सेना बनानी पड़ी थी, उन्होंने दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद जो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना दोस्तों देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने देश का बंटवारा करना उचित समझा, लेकिन पहला प्रधानमंत्री नेहरू ने बनना उचित समझा, और इससे देश टुकड़ों में हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको किक आउट किया दोस्तों। और अगर उसके बाद की हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी के टाइम की बात करते हैं, तो इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में वो अलग से पार्टी बनाई, जबकि और जितने बड़े बड़े नेता हुआ करते उनको सभी को किक आउट किया। उसके बाद संजय गांधी का अगर हम टाइम लें तो उन्होंने पीएन अक्सर को, जो कि इंदिरा गांधी के बहुत करीबी नेता हुआ करते, उनको किक आउट किया। उसके बाद अगर हम बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी ने भी सीताराम केसरी को किक आउट किया, नटवर सिंह को किक आउट किया, अर्जुन सिंह को किक आउट किया, और ये जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ थे पीवी नरसिम्हा राव, उनको किक आउट किया बाद में।
और उसके बाद अगर बारी आती तो इसी तरह जितने भी नेता थे उन्होंने अपने पैरेलल जितने भी सब उनको लगता था कि ये कद्दावर हो सकते हैं उन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया। सोनिया गांधी ने किया, मेनका गांधी को जो किक आउट किया, अपने ही परिवार से किक आउट किया। और अगर हम वर्तमान में बात करें, बीजेपी की बात करें, तो जैसे ही 2014 के अंदर बीजेपी का राज आया तो खुद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी को किक आउट किया, उसके बाद जसवंत सिंह को किया, यशवंत सिन्हा को किया, गोविंदाचार्य को किया, उमा भारती को किक आउट किया, संजय जोशी को किक आउट किया। तो ये जो उदाहरण है ना दोस्तों, ये कोई नया नहीं है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है कि ये जो किक डिवाइड एंड रूल की या किक आउट करने की जो पॉलिसी है ये सिर्फ बीजेपी ही अडॉप्ट कर रही है या फिर सिर्फ कांग्रेस नहीं है। जिसका जब भी समय आता है इस पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। और अब जो हम बात करेंगे राव इंद्रजीत की, तो राव इंद्रजीत की दोस्तों दक्षिणी हरियाणा के अंदर उनको जो क्यों किक आउट किया गया इसकी मैं वजह बताता हूँ कि कोई भी जो नेता है ना वो पावरफुल आदमी को, कद्दावर आदमी को कभी भी पसंद नहीं करता। वो हमेशा ये चाहता है कि अगर तुझे अपना राज, अपनी बादशाहत बनाए रखनी है तो सबसे पहले तो वो जो समांतर सत्ता है वो जो नेता उसको बाहर करना पड़ेगा और अपने किसी डम्मी व्यक्ति को उस गद्दी के ऊपर बैठाना पड़ेगा ताकि जब भी मौका आए, जैसे भी आए, वो उसको अपने अनुसार मोड़ सके। और ये जब 2014 में जब उसको 2014 से पहले राव इंद्रजीत कांग्रेस में थे, जब उनको ये दिखाई दिया कि भूपेंद्र हुड्डा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तो मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन 2014 में जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो नेता है वो कभी भी मजबूत आदमी को आगे नहीं आने देता, तो इसके लिए 2014 में सत्ता मिली बीजेपी को। और बीजेपी पार्टी के जो कर्ता धर्ता, जो रिंग मास्टर थे वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह हुआ करते। तो अमित शाह कैसे राव इंद्रजीत जैसे मजबूत आदमी को मुख्यमंत्री बना सकते? क्योंकि जब भी अगर जरूरत पड़ती तो हो सकता है राव इंद्रजीत उनके कहने के अकॉर्डिंग ना काम कर पाए, और जैसे राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे थी, हो सकता है उसी के तरह वो काम करके बीजेपी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने एक साथी और कमजोर व्यक्ति को, जिसने कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा था, मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा था, मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनको उन्होंने सीएम की कुर्सी दी। लेकिन अब सीएम की कुर्सी तो उनको दे दी इससे, लेकिन राव इंद्रजीत को ये लगा कि चलो अब की बार नहीं तो अगली बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों हरियाणा के अंदर पूरी सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी को राव इंद्रजीत की जरूरत ही नहीं थी। और जब 2014 के अंदर बीजेपी का पूरी हवा थी और पूरा उसकी एक लहर थी और कांग्रेस को बिल्कुल एक तरह से खत्म हो गई थी हरियाणा के अंदर, तो चाहते हुए भी इंद्रजीत कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 5 साल तक इंतजार किया। लेकिन जब 2019 में ये लगा कि 2019 में भी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा और उनको जो अपनी बेटी के लिए, आरती राव के लिए जो टिकट की डिमांड जिन्होंने 2014 में भी की थी, तो उसको टिकट नहीं दिया गया, तो उनको ये लगने लगा कि अब अगर मुख्यमंत्री बनना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने एक तो सबसे पहला काम तो ये किया कि राव इंद्रजीत के पैरेलल एक और नेता है, पैरेलल तो नहीं, थोड़े से कम है, वो है राव नरबीर। राव नरबीर को 2019 में उन्होंने टिकट कटवा दी बादशाहपुर से, और बादशाहपुर से टिकट कटवाने से क्या हुआ कि उन्होंने टिकट दिलवाई मनीष यादव को। लेकिन जब राव नरबीर की टिकट कटी, जबकि वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते 2014 से लेकर 2019 तक, तो उन्होंने अपनी टिकट कटने से अपने जो वोट थे वो एक राकेश दौलताबाद हुआ करते आज़ाद उम्मीदवार, वो उनको शिफ्ट करवा दी और इंद्रजीत के जो आदमी हुआ करते मनीष यादव, उनको हरा दिया। और उनको हराने से क्या है कि राव इंद्रजीत का और भी थोड़ा सा ये दिखाई दिया कि एक तो उनका आदमी हार गया, ऊपर से मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उन्होंने मनोहर लाल खट्टर की इंसल्ट करनी शुरू कर दी। जो कि मनोहर लाल खट्टर थे वो नरेंद्र मोदी के आदमी हुआ करते और अमित शाह के भी करीबी हुआ करते, और अमित शाह उन्होंने खुद उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो इसलिए ये पहला ऐसा पॉइंट था कि जब अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने राव इंद्रजीत का जो है वो सत्ता से बाहर करने की या उसकी ताकत को कमजोर करने की शुरुआत की। और इसी शुरुआत में
भूपेंद्र यादव जो कि एक अलवर के राजस्थान के नेता हुआ करते, उनको हरियाणा के अंदर लाया गया। लेकिन जब उनको हरियाणा में लाया गया, उनके प्रोग्राम करवाने लगे, तो वो इतने ज़्यादा चल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो उनका जो कार्य क्षेत्र था राजनीति का, वो अलवर हुआ करता और गुड़गांव नहीं हुआ करता। दक्षिणी हरियाणा में लोग उनको भारी का वो करने लगे कि भारी नेता है, तो उसकी जो स्वीकार्यता है वो नहीं बढ़ी दक्षिणी हरियाणा के अंदर, खासकर अहिरवाल बेल्ट के अंदर। तब बीजेपी ने सोचा कि इसकी बजाय भूपेंद्र यादव की बजाय क्यों ना राव नरबीर को उठाया जाए। तो राव नरबीर को थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए और अपने करीबी दिखाने के लिए, राव इंद्रजीत को डाउन करने के लिए, अब की बार सिर्फ टिकट ही नहीं दी, टिकट से पहले भी उन्होंने वो जो अमित शाह के साथ राव नरबीर की जो स्टाइल में बैठे हुए की जो फोटो थी वो वायरल करवाई। वो वायरल करवाने में भी बीजेपी पार्टी हाईकमान का ये था कि दक्षिणी हरियाणा के अंदर ये मैसेज जाए कि दक्षिणी हरियाणा के नेता राव इंद्रजीत नहीं, राव नरबीर हैं। और चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी, हालांकि कांग्रेस की लहर थी, लेकिन राव नरबीर के इतनी ज्यादा उसके साथ दिया बीजेपी पार्टी हाईकमान ने कि वो कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीते। और न सिर्फ जीते बल्कि जैसे ही वो चुनाव जीते, उन्होंने खुलकर राव इंद्रजीत को चैलेंज करना शुरू कर दिया। और जो पिछले 10 साल के अंदर जो उन्होंने अधिकारियों ने जो काम किए थे, ये डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, किसके कारण हुआ, इनका इशारा था राव इंद्रजीत की तरफ, किसके कारण भ्रष्टाचार हुआ, और मैं उनको भी वो नहीं करूँगा। और उसके बाद भी जब उन्होंने इंटरव्यू मैंने देखे तो खुल के वो राव इंद्रजीत की जो है आलोचना कर रहे हैं और एक तरह से उसको चैलेंज दे रहे हैं। और इस चैलेंज के पीछे, इस आलोचना के पीछे जहां तक मैं सोचता हूं, वो है पार्टी हाईकमान का, केंद्रीय पार्टी हाईकमान यानी अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का हाथ है। क्यों? क्योंकि राव इंद्रजीत अगर बगावत भी करते हैं तो तब तक तो उनके पैरेलल दक्षिण हरियाणा के अंदर एक और नेता पैदा कर दिया जाएगा। दूसरा फिर ये है कि पार्टी बीजेपी ने जो प्लानिंग की है हरियाणा के अंदर अपने पूरी कंट्रोल करने के लिए, पूरी मुट्ठी में लेने के लिए, जो उनको ये पता है कि राव इंद्रजीत की अब वैल्यू खत्म करके ना दक्षिणी हरियाणा है वो बीजेपी के पाले में आ चुका है। और अब उत्तर हरियाणा को अपने उसमें लेना है, अपने कब्जे में लेना है, अगर अपनी सत्ता बनानी है। तो अब जो प्लानिंग थी उसकी उत्तरी हरियाणा को भी 2 भागों में बांटा, एक तो जाट बेल्ट और एक पंजाबी बेल्ट। तो पंजाबी बेल्ट से 2014 में मनोहर लाल खट्टर को करनाल से इसीलिए चुनाव लड़वाया गया था कि जो पंजाबी बेल्ट यानी जाट वर्सेस नॉन जाट है, उसमें नॉन जाट को बीजेपी की तरफ लाया जाए। और वो काफी हद तक बीजेपी उसमें सफल रही। क्यों? क्योंकि जाटों को भी मेरे हिसाब से बीजेपी ने सोचा कि अखड़ कौम है और वो इतनी जल्दी काबू में नहीं आएगी, तो उन्होंने पेंडिंग में छोड़ कर पहले नॉन जाट को अपने पाले में किया और वो सफल रही। और अब बारी धीरे धीरे जाट बेल्ट की भी है। तो अब मुझे लगता है कि नॉन जाट दक्षिणी हरियाणा ये तो बीजेपी के काबू में आ ही चुके हैं। अब नॉन जाट जो बेल्ट है, जाट बेल्ट को भी अब इस टाइम में मेरे हिसाब से इस 5 साल के अंदर जो जाट बेल्ट है वो भी बीजेपी की तरफ हो जाएगी। और रही बात राव इंद्रजीत की, तो कद्दावर नेता को कोई भी सहन नहीं करता, कोई भी पार्टी हाईकमान है, कोई भी अपने पैरेलल सत्ता को, जैसे मैंने बताया कि वो सहन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कब बगावत कर दे, कैसे बगावत कर दे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। तो अब जो मुख्यमंत्री का सपना तो छोड़िए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बीजेपी के अंदर राव इंद्रजीत की कोई जगह ही नहीं होगी और राव इंद्रजीत कांग्रेस में अब जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का जो कद है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और ये इस चीज से भी साबित हो जाएगा कि जो नेता प्रतिपक्ष का, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को भी ये कहें कि कुमारी शैलजा गुट ये भावी हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी मुझे लग रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि आज भूपेंद्र हुड्डा जो है ना वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी के भी क्षेत्र से बाहर हो चुके हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि आज राहुल गांधी भी उनका कुछ नहीं कर सकता। और यही सोच के ने एक और भूपेंद्र हुड्डा पैदा ना हो जाए राव इंद्रजीत के रूप में, बीजेपी के ने जो है राव इंद्रजीत को राजनीतिक रूप से निपटा दिया। और आने अब तो उनकी जो बेटी है आरती राव, उनको एक पद दिया गया है, उनको मंत्री बनाया गया है। लेकिन अगले टाइम मुझे नहीं लगता कि 2029 के जो चुनाव होंगे वो आरती राव को टिकट भी मिलेगी। और तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राव इंद्रजीत का जो राजनीतिक कैरियर है वो मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, यानी पार्टी ने उनको एक तरह से निपटा दिया है।
क्यों? क्योंकि ये आगे भी होता रहेगा और आज तक भी होता आया है कि ताकतवर नेता को कोई भी पार्टी ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर सकती, नहीं तो वो पार्टी ये टूटने का खतरा रहता ही रहता है। और बीजेपी ऐसा कोई भी खतरा नहीं लेना चाह रही। बीजेपी को अपने जो कमजोर कैंडिडेट हैं यानी जो मुखौटे हैं वो चाहिए, और वो सिर्फ बीजेपी को नहीं, हर पार्टी को मुखौटों की जरूरत होती, ताकतवर नेताओं की जरूरत नहीं होती दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कहा है कि मेरे हिसाब से जो राव इंद्रजीत की राजनीति वो खत्म हो चुकी है। आज का यही हमारा जो विषय था, चर्चा का विषय था। अब मैंने इतना ही कहना था। अगर आपको लगा है कि आप मेरी बात से सहमत हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। और अगर लगा है कि मेरी सोच सही नहीं है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं और दोबारा से इस तरह की जो चर्चा है वो किसी और विषय के ऊपर कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। और आपसे विशेष निवेदन ये जरूर करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाता रहूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।